अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। तो आज मैं आप तमाम बच्चों को चैप्टर नंबर 11, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 11 मुकम्मल करने वाला हूं। और आपका जो चैप्टर नंबर 11 है वो है गुबारे खातिर। क्या है? वो है गुबारे खातिर। और ये गुबारे खातिर जो है इसके अंदर कुल 24 खतूत है जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। कुल कितने खतूत है? कुल इसके अंदर जो है 24 खतूत है। और इस 24 खतूत में से 3 खत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम करते हैं, यानी उसको भेजते हैं और अपने मुतालिक बताते हैं कि हमारी जिंदगी अभी किस तरीके से गुजर रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर के राइटर और मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम है उनके मुतालिक जानेंगे। फिर उसके बाद जो इस चैप्टर के अंदर जो 3 खतूत है, इन 3 खतूत के अंदर किस चीज को बयान किया गया है, किस चीज को बताया गया है, उन तमाम चीज को बहुत ही सहल और आसान अंदाज में आप तमाम बच्चों को हम बताएंगे। तो ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 11 है गुबारे खातिर। और इसमें जो है 3 खतूत है जिसको मौलाना अबुल कलाम ने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी को भेजे हैं। और इसके मुसन्निफ और राइटर तो मैंने बता दिया, इनके मुसन्निफ और राइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, कौन है इसके राइटर और मुसन्निफ? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। अब बताएंगे आखिर में, पहले मुसन्निफ के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद हम आप तमाम बच्चों को बताएंगे कि जो 3 खतूत है अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी को भेजे हैं, इन 3 खतूत के अंदर किस चीज को बयान किया गया है, किस चीज को बताया गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इसके राइटर और मुसन्निफ है उसके मुतालिक जान लेते हैं। क्योंकि आपके इम्तिहान में जो ज्यादातर सवाल आएंगे और सवाल पूछे जाएंगे जो चैप्टर के राइटर और मुसन्निफ होते हैं उसी के मुतालिक ज्यादातर सवाल आपसे बोर्ड के इम्तिहान में किए जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम मुसन्निफ के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो चैप्टर के अंदर बयान 3 खतूत है उन 3 खतूत के अंदर किस चीज को बयान किया गया है उन तमाम चीज को हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका जो इनका असल नाम है मोहिउद्दीन अहमद। क्या है इनका असल नाम? इनका असल नाम है मोहिउद्दीन अहमद। अब इनकी पैदाइश कब और कहां हुई? इनकी जो पैदाइश है वो 1888 में मक्का मुकर्रमा में हुई थी। कहां इनकी पैदाइश? एकदम याद रखना है, इनका असल नाम मोहिउद्दीन है और इनकी पैदाइश 1888 में मक्का मुकर्रमा में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, आगे आइए, जहां उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन मुदर्रिस थे। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के वालिद जो है, इनके वालिद का नाम क्या है? मौलाना खैरुद्दीन। क्या है? इनके वालिद का नाम है मौलाना खैरुद्दीन। और ये मक्का मुकर्रमा में मुदर्रिस थे, यानी मक्का मुकर्रमा के अंदर उस्ताद थे, टीचर थे, बच्चों को हदीस का दर्स दिया करते थे। वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद जहां उनके वालिद मुदर्रिस थे वहीं उनकी पैदाइश, उनकी विलादत हुई थी। ठीक, आगे देखिए, और मौलाना अबुल कलाम का तारीखी नाम, इनका जो तारीखी नाम है, इनका तारीखी नाम क्या है? फिरोज वक्त। क्या है? फिरोज वक्त। इसके वो याद रखना है, ये सवाल तो नहीं किए जाते लेकिन जहन में रखना है, मौलाना अबुल कलाम का तारीखी नाम क्या था? फिरोज वक्त था। ठीक है, और बचपन ही अपने वालिद के साथ मौलाना आजाद हिंदुस्तान आ गए और कलकत्ता में मुस्तकिल कयाम हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो बचपन ही में अपने वालिद के साथ मक्का मुकर्रमा से हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आने के बाद ये कलकत्ता में मुस्तकिल कयाम हो गया, यानी कलकत्ता में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहने लगे। ठीक है, आगे आइए, उनकी इब्तिदाई तालीम, मौलाना अबुल कलाम की जो इब्तिदाई तालीम है वालिद के निगरानी में हुई थी। यानी बहुत सारी किताबें जो इब्तिदा में पढ़ाई जाती है मौलाना अबुल कलाम ने अपने वालिद खैरुद्दीन साहब से ही इब्तिदाई तालीम इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, फिर बाद में किन किन से इन्होंने पढ़ाई की? बाद में मोहम्मद याकूब, मौलवी नजीरुल हसन अमेठवी, मौलाना साद हुसैन वगैरह से इन्होंने
इब्तिदाई तालीम हासिल पाई थी। शुरू में सबसे शुरुआत की तालीम जो है अपने वालिद मोहतरम से हासिल की, फिर उसके बाद मौलाना मौलवी मोहम्मद याकूब, मौलवी नजीरुल हसन अमेठवी और मौलाना साद हुसैन वगैरह से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए, 15 बरस की उम्र में, यानी जब इनका उम्र 15 साल थे, 15 बरस की उम्र में इनके वालिद ने अपने घर पर उन्हें तलवा का एक हलका दरसो तदरीस के लिए सौंप दिया। यानी जब मौलाना अबुल कलाम आजाद 15 बरस के थे तो इनके वालिद ने अपने घर के अंदर ही तलबा का एक हलका दरसो तदरीस के लिए सौंप दिया था। यानी वो तलबा को 15 साल की उम्र ही से पढ़ाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, समझ गए इतना? जिसे वो कामयाबी से संभालते रहे। यानी उनके वालिद जो 15 बरस की उम्र में उन्हें तलवा का दरसो तदरीस का हलका सौंप दिया था, वो कामयाबी के साथ संभालते रहे और उसको अंजाम देते रहे और वो पढ़ाते रहे। ठीक है, आगे देखिए, इसी दौरान उन्होंने शेर व शायरी और अदबी सहाफत की तरफ कदम बढ़ाया। यानी उसी 15 साल की उम्र में शेर व शायरी भी करने लगे और अदबी सहाफत की तरफ अपना कदम बढ़ाया। यानी अदबी सहाफत के मैदान में भी वो चल दिए। ठीक है, उनकी तख्लीकात मुल्क के मुअक्कर रसाइल अखबारात में शाये होने लगे थी। यानी मुल्क के जो मुअक्कर और सबसे बेहतर अखबारात थे, उनके अखबारात में, उनके मुअक्कर रसाइल और अखबारात में शाये होने लगे। अब आगे देखिए, 1903 में महज 15 बरस के उम्र में उन्होंने अपनी इदारात में लिसानुस सिद्क जैसा रिसाला भी शाये किया था, शाये कर दिया था। कितने साल के थे? सिर्फ 15 बरस के थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो उन्होंने अपनी इदारात में लिसानुस सिद्क नाम का जैसा रिसाला भी उन्होंने शाये कर दिया था। क्या नाम था उसको याद रखना है, रिसानुस सिद्क। ठीक है, इसी उम्र में उन्हें मुख्तलिफ शहरों में मजहबी इज्तिमाई खिताब करने के लिए मदऊ किया जाता रहा और बाद में वो नदवा और वकील के शोबा इदारात से भी मुताल्लिक हो गए। नदवा वकील के शोबा इदारात से भी मुकम्मल हो गए। यानी 15 ही साल के थे तो वो जलसा जुलूस में जाना स्टार्ट कर दिया, उनको दावत मिलने लगा और वहां हर एक मैदान में वो जाने लगे और अपने तक़रीर वाज से अपने तरफ लोगों को माइल करने लगे। लोगों को जो हमारे दिन की बातें होती वो तमाम चीज उनको बताने लगे। ठीक है, अब 1906 से 7 में मोहतरमा जुलेखा से मौलाना की शादी हुई। कब शादी हुई थी इसको याद रखना है, 1906 से 7 में मौलाना अबुल कलाम आजाद का मोहतरमा जुलेखा, इनके वाइफ यानी बीबी का नाम क्या था? जुलेखा, जिससे मौलाना अबुल कलाम की शादी हुई थी। 1906 या 7 में उनकी जुलेखा से शादी हुई थी। ठीक है, और 1908 में उनके वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर बीमारी के बाद हो गया था। इनकी शादी जो हुई 1906 से 7 में जुलेखा से, और जब ये 1908 में इनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए। मुख्तसर थोड़ा सा बीमार थे, उसके बाद वो अल्लाह के प्यारे हो गए। ठीक है, फिर 1908 में ही मौलाना मिस्र, तुर्की, इराक के सफर पर रवाना हो गए। यानी वालिद के इंतकाल के बाद 1908 में मौलाना जो है मिस्र, तुर्की, इराक का सफर ये करने लगे। ठीक है, और 1912 में उन्होंने अपना अखबार अल हिलाल कलकत्ता से निकाला। कब निकाला? 1912 में। आपसे इम्तिहान में पूछेंगे कि मौलाना ने अब अपना अखबार अल हिलाल कलकत्ता से किस सन में निकाला था, तो आपको याद रखना है कब? 1912 में। ठीक है, आगे देखिए, जिसे बाद में हिंदुस्तान की जंग आजादी का सबसे मोतबर जान माना गया, जिसको बाद में हिंदुस्तान की आजादी का सबसे मोतबर जो है ये जमान इसको माना गया था। ठीक है, और फिर 1914 में हुकूमत वक्त के एतकाब के सबब अल हिलाल बंद हो गया था। यानी अल हिलाल जो था, फिर वो हुकूमत के किसी चापलूसी की वजह से उनके वो हुकूमत 1914 में उनको 1914 में अल हिलाल को बंद कर दिया गया। फिर 1915 से 16 में अल हिलाल के बदले के तौर पर अल बलाग शाये हुआ। जब अल हिलाल बंद हो गया तो इसके बदले में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल बलाग को शाये किया था। ठीक है, आगे देखिए, हुकूमत वक्त को मौलाना आजाद की तहरीर नागवार मालूम हुई और उसने
البلاغ کو نہ صرف بند کرنے پر مجبور کیا بلکہ مولانا آزاد کو صوبہ سے باہر جانے کا بھی حکم دے دیا. یعنی جب مولانا ابوالکلام الہلال لکھے تو جس سے ہندوستان کے حکومت یعنی اس کے آزادی میں بہت کام دیے تو لیکن اس کو حکومت نے الہلال کو بند کر دیا. اس کے بعد وہ البلاغ نکالے, البلاغ کو بھی بند نہیں کیا صرف بلکہ یہاں تک ان کو مولانا ابوالکلام کو مجبور کر دیا کہ وہ جس صوبہ میں رہے ہیں اس کو خالی کر دوسری جگہ چلے جائے. ٹھیک ہے. اوائل اپریل 1916 سے اوسط جنوری 1920 تک تقریباً 44 مہینے مولانا آزاد رانچی میں نظر بند رہے. یعنی احمد نگر رانچی کے اندر جیل ہے اس میں 44 مہینے تک مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ بند رہے. ٹھیک ہے. نظر بندی سے رہائی کے بعد 1920 میں مہاتما گاندھی کے بلانے پر کانگریس اور خلافت تحریک کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہوئے اور پھر سیاسی زندگی سے وہ الگ نہیں ہوئے. یعنی جب وہ رانچی کے جیل میں چلے گئے, رانچی کے جیل سے جب وہ نکلے تو مہاتما گاندھی کے بلانے پر وہ کانگریس میں گئے, کانگریس کی تحریک کے مشترکہ اجلاس میں وہ شریک ہونے لگے اور پھر اس کے بعد وہ سیاست سے نہیں نکلے. ٹھیک ہے. آگے آئیے. محض 15 برس کی عمر میں مولانا آزاد 1923 میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے. یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر صرف اور صرف 15 سال تھے تو انہوں نے 1923 میں کانگریس کے جو صدر منتخب ہو گئے. کانگریس پارٹی جو ہندوستان کے اندر ہے اس کے صدر منتخب ہو گئے. ٹھیک ہے. اس سے کم عمر میں کانگریس کی صدارت کسی شخص کو نصیب نہیں ہوئی ہے. یعنی 35 سال میں آج تک کسی بھی کانگریسی کے صدر 35 برس کی عمر میں کوئی بھی شخص نہیں بنا. اگر کوئی بنا ہے تو وہ کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح 1940 سے 46 کے دوران لگاتار 6 برسوں تک وہ کانگریس کے صدر رہے. ٹھیک ہے. کتنے سال کی عمر میں بنے تھے؟ 35 سال کی عمر میں بنے تھے. اور وہ کتنے برسوں تک کانگریس کے صدر بنے رہے؟ وہ 6 سال تک کانگریس کے صدر بنے رہے. ٹھیک ہے. اتنے دنوں تک مسلسل کانگریس کی صدارت بھی کسی ایک شخص کے حصے میں نہیں رہی. کسی بھی ایک شخص کے حصے میں مولانا ابوالکلام آزاد مکمل 6 سال تک کانگریس کے صدر منتخب رہے. ٹھیک ہے. مولانا کی صدارت کے دوران ہی بھارت چھوڑو تحریک اور کیفیت کی مشن کی واقعات ہوئی. مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے اور اپنی وفات 22 فروری 1958 تک وہ اسی عہدے پر قائم رہے. یعنی مولانا ابوالکلام 35 برس کی عمر میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور ان کے انتقال 22 فروری 1958 تک اس عہدے پر وہ قائم رہے, اس عہدے پر وہ باقی رہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. اس دوران وزیر اعظم کے ملک سے باہر رہنے کے موقع پر وہ انچارج وزیر اعظم کے طور پر بھی کام کیا کرتے تھے. یعنی جب مولانا وزیر تعلیم تھے, اگر ملک کے کوئی وزیر اعظم کوئی دوسری جگہ چلے جاتے تو وہ ان کے انچارج بنا کرتے تھے. سوچئے اس سے پتا چلتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور کتنا اونچا تھا. ٹھیک ہے. وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے ملک میں تعلیم کا جو جدید ڈھانچہ قائم کیا وہ کم و بیش آج بھی باقی ہے. یعنی جب وزیر تعلیم رہے تو ملک کے اندر وہ جدید ڈھانچہ تیار کیا جو اس وقت بھی مشہور تھا اور اب بھی بہت سارے ان کے چیز باقی ہے. ٹھیک ہے. مولانا آزاد صرف سیاست داں یا خطیب نہیں تھے. مولانا آزاد جو ہے یہ صرف سیاست داں اور خطیب نہیں تھے, انہوں نے بہت سارے خطاب بھی لکھے ہیں. تو بتائیں مولانا آزاد صرف سیاست داں اور خطیب نہیں تھے, انہوں نے متعدد تصنیف یادگاریں چھوڑے ہیں جیسے تذکرہ خود نوشت ترجمان القرآن 3 جلدوں میں ہے, انڈیا وینس فریڈم اور غبار خاطر جیسی کتابیں جن کی بدولت مولانا آزاد ایک صاحب طرز ادیب اور منفرد نثر نگار تسلیم کیے جاتے رہے. ان کے خطوط اور مضامین کے متعدد مجموعے بھی شائع ہوئے. یعنی مولانا ابوالکلام جو ہے یہ صرف سیاست داں اور خطیب نہیں تھے, ان کے بہت سارے کتاب بھی انہوں نے لکھے. پہلا جو تذکرہ خود نوشت, دوسرا ترجمان القرآن 3 جلدوں میں لکھے,
लिखे, फिर इसके बाद इंडिया वेस्ट फ्रीडम और गुबारे खातिर, इसमें कुल 24 खतूत लिखे। ऐसी किताबें जिनके बदौलत मौलाना आजाद एक साहिब तर्ज, अदीब और मुनफरिद नस्र निगार तस्लीम किए जाते हैं। उनके खतूत और मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए भी शाये हुए, यानी उनके खतूत और मज़ामीन के बहुत सारे मजमूए किताब के अलावा वो शाये भी किए थे। तो ठीक है, इतना ही जो आपके बुक के अंदर जो चैप्टर के मुसन्निफ और राइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद जिस तरीके से थे, बिल्कुल हूबहू वही मैं आप तमाम बच्चों को बहुत आसान तरीके से बताए हैं। आप तमाम बच्चों से गुजारिश है, इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से ज़हन नशी करना है। अगर फिर भी ना आए तो मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आप तमाम बच्चों को बताऊंगा, ताकि आपके पास जो भी परेशानी दुश्वारी है वो बिल्कुल हल हो जाए और आपका पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता रहे। ठीक है, अब जो गुबारे खातिर है जिसके अंदर कुल 24 खतूत है, उनमें से 3 खतूत जो अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम किए हैं, बताते हैं उन तो 3 खतूत के अंदर किस चीज को बयान किए हैं। ठीक है, देखिए ये जो है सबसे पहला खत है। क्या है? सबसे पहला खत। ठीक है, क्या है? सबसे पहला खत में इन्होंने अपने हालाते जिंदगी के बारे में बताए हैं। सबसे पहला खत में क्या? अपने हालाते जिंदगी के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी को उन्होंने बताया है। किस चीज के बारे में? हालाते जिंदगी के बारे में, कि वही मैं सुबह 5 बजे नींद से बेदार हो जाता हूं, वही नाश्ता और वही चाय की प्याली होती है, और वही नाश्ता और वही चाय की प्याली होती है। हमारी जिंदगी आम बच्चों से बिल्कुल अलग थलग है। हम बचपना में अपनी पढ़ाई करते थे और बहुत सारे बच्चे जो है वो खेल कूद में अपने वक्त को जाये करते थे, यानी अपने हालात जिंदगी तमाम चीज को बयान किया। चैप्टर के अंदर बताया है कि हम वो एक बांसुरी की तरह है। आप देखते हैं बांसुरी बजाते हैं, वो ऊपर से तो फरियादों से बिल्कुल भरी हुई होती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला। उसी को मौलाना अबुल कलाम आजाद बता रहे हैं कि हम तो ऊपर से बिल्कुल खाली है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है, और ऊपर से हमारे अंदर बहुत सारे फरियादें हैं। इन्हीं तमाम चीजों को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने पहले खत में बयान किया है, यानी अपने हालाते जिंदगी के बारे में बताया है कि हमारी जिंदगी, हमारे शुरू के हालात किस तरीके से थे, हमने अपनी शुरुआत की जिंदगी किस तरीके से काटे हैं, कैसे अपनी जिंदगी को बिताए हैं। इन तमाम चीजों को अपने पहले खत के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी को बताया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पहले खत के अंदर किस चीज को बयान किया गया है। पहले खत के अंदर जो है मौलाना अबुल कलाम ने अपने हालाते जिंदगी को बयान किया है, अपने हालाते जिंदगी के बारे में बताया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा खत जो है आपका, वो अपने पसंदीदा चाय के बारे में बताए हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद पसंदीदा चाय क्या है, वो कहां की चाय को पसंद करते थे। तो ये जो है चीन के जो चाय है, इनको वो पसंद करते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपके मुल्क के इम्तिहान में पूछेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन सी चाय पीते थे या कौन सी चाय पसंद करते थे, तो आपको जवाब में देना है चीन की चाय मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो पसंद करते थे। मौलाना अबुल कलाम का लेकिन जब हिंदुस्तान में अंग्रेज की हुकूमत आई, तो जब वो चीन से चाय पत्ती का पेड़ लाया और यहां आकर चाय का बिल्कुल मजा ही बना दिया। उसमें पहले दूध डालते हैं, फिर थोड़ा सा पानी, चीनी, चपत्ती, लौंग, इलायची, बहुत सारा चीज बना डालते हैं। वो ऐसा लगता गोया कि वो हलवा हो गया। इसकी विरोध की है और वो कहा कि ये चाय नहीं है बल्कि एक सयाल हलवा की तरह है। चाय जो असल है, उनका कहना है कि चाय में सिर्फ और सिर्फ क्या क्या होने चाहिए, थोड़ी सी पानी, फिर उसके बाद चाय पत्ती, पानी, चाय पत्ती और थोड़ी सा इसमें चीनी होनी चाहिए। इसी को मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं असल चाय ये हुआ। क्या है? पानी, चाय पत्ती और उसमें थोड़ा सा चीनी।
इससे इंसान का जो है सेहत भी सही रहता है। और ये जो अपने हिंदुस्तान के अंदर जो चाय हम और आप पीते हैं, पहले के जमाना में चाय पानी के अंदर दूध डाला जाता था। आपका जो जमाना आ गया, नया मॉडल का जमाना, दूध के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर हम और आप चाय बनाते हैं, इससे नुकसान भी होता है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना है, उनका पसंदीदा चाय जो है वो असल चीन के चाय है। और चाय का जो मतलब है, चाय में थोड़ा सा जो है पानी और उसके बाद चाय पत्ती डालकर थोड़ा सा चीनी डाल दिया जाए तो असल चाय जो है वो है। और हिंदुस्तान की चाय को उन्होंने विरोध किए, बहुत अच्छा किए थे वो, ठीक है। और आइए दूसरा खत। तो पहला खत में अपने हालात जिंदगी के बारे में बताए हैं, और दूसरा खत के अंदर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने पसंदीदा चाय, कि उनको कौन सा चाय पसंद है, तो वो चीन के चाय को पसंद करते थे। इसी को अपने दूसरे खत के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बताया है, ठीक है। अब तीसरा खत देखिए, तीसरा खत है आपका, ये कौन सा खत है? तीसरा खत। तीसरे खत के अंदर इन्होंने अहलिया की खुसूसियत को बयान किया है, अपने अहलिया के बारे में बताया है कि उनकी अहलिया कैसी थी। उनकी अहलिया जब वो अहमदनगर जेल में या जब वो लिखने पढ़ने के लिए बैठते थे तो उनकी जो अहलिया है उनका खास ख्याल करती थी। उनके पास आकर खड़ी होकर पंखा डुला रही है, या उनके लिए नाश्ता तैयार करके नाश्ता ले रही है, चाय बनाकर ला रही है, बहुत सारे चीज जो भी अहलिया का हक है वो तमाम हुकूक को उनके अहलिया ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को हल किया है। तो तीसरे खत के अंदर वो अपने अहलिया के खुसूसियात को बयान किया है, अपने अहलिया के बारे में बताया है कि मेरे अहलिया कितनी अच्छी थी, हमारा कितना ख्याल किया करती थी, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुशक्कत और दुश्वारी हो तो उसमें वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहा करती थी। तो तीसरे खत के अंदर अपने अहलिया के खुसूसियात को बयान किया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका चैप्टर नंबर जो 11 है, इसमें आपको 3 खतूत जिन्होंने अबुल कलाम आजाद ने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी को बताया था। पहला खत में अपने हालात जिंदगी के बारे में बताया, और दूसरा खत के अंदर उन्होंने अपने पसंदीदा चाय के मुतालिक बताया, और तीसरा खत में अपने अहलिया की खुसूसियात को बयान किया है, अपने अहलिया के खुसूसियात के बारे में उन्होंने बताया है। इतना हमें और आपको ज़हन नशी करना है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस चैप्टर के अंदर है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर, उसको भी पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आप तमाम बच्चों को बताएंगे, ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। हम आप तमाम बच्चों से आखिरी में यही रिक्वेस्ट करते हैं, जब हमारे आप जेटी एकेडमी में मुफ्त में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं तो हमारे और आपके ऊपर इतना फर्ज बनता है, हमारे और आपके ऊपर इतना जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में, ताकि आपका साथी जो अब तक उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं वो भी आसानी और सहल के साथ वो उर्दू की पढ़ाई कर सके। आज के लिए मैं इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।